गुड मॉर्निंग दोस्तों। देशपाल इंस्टीट्यूट और मोनेट इंस्टीट्यूट के लैब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम डाल लें आप, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नाम डाल लें चैप्टर का। देखिए, समीकरण हमारे पास में कई प्रकार की होती हैं। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे भाई 2x + 3 = 7। अब देखो ध्यान से, आप इसके अंदर x की पावर यहाँ पर 1 दिख रही है आपको। जब यहाँ पर x की पावर 1 दिख रही है तो ये हमारी एक घात समीकरण कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहते हैं इसको हम। अब इसके अंदर देखो, x के अंदर अगर मैं कहता हूँ 2x², अगर मैंने ऐसे कह दिया आपको 2x² माइनस में 5x प्लस में सपोज करो कि दे दिया मैंने आपको 3 = 0, इस प्रकार दे दिया। अब आप ध्यान से देखो, इसमें x की पावर 2 आ गई। तो ऐसी कोई समीकरण जिसमें x की जो ऑर्डर है, x की जो पावर है हमारे पास, वो कितनी है, 2 हो, वो कहलाती है हमारी द्विघात समीकरण। जैसे मान लीजिए हम कोई एक इक्वेशन लेते हैं हम यहाँ पर ax² प्लस में bx प्लस में c = 0 आ जाए। अब आप ध्यान से देखो, इसमें a का मान 0 नहीं हो सकता, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x² हमारे पास में रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर a इज नॉट इक्वल टू 0 कर दें यहाँ पर, तो हमारे पास x² हमारा खत्म नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारी द्विघात समीकरण ही रहेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x² का जो मल्टीपल है a है, x का मल्टीपल b है, और ये कांस्टेंट c बैठा है हमारे पास में। तो ये कहलाती है हमारी द्विघात समीकरण, ठीक है ना। तो ऐसी समीकरण जिसमें कितनी घात हो हमारे पास, हाईएस्ट 2 घात हो, वो कहलाती है द्विघात समीकरण। अब किसी भी द्विघात समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, x² माइनस में 5x प्लस में देखो 6 = 0 लिया मैंने, ये लिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको अगर सॉल्व करूंगा मैं यहाँ पर, तो इस 6, अब यहाँ तो कोई संख्या है नहीं तुम्हारे पास, हमारे पास 6 दिख रहा है यहाँ पर। तो इस 6 के खंड ऐसे करेंगे हम जिसके गुणनफल की वैल्यू तो 6 आनी चाहिए, हमारा +6 है तो +6 आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, देख रहे हो -5 दिख रहा है आपको, लेकिन उनको जोड़ने पर या घटाने पर आपको -5 आ जाना चाहिए। तो यदि मैं -3 और माइनस में 2 अगर खंड करता हूँ तो देखो -5 बैठेंगे यहाँ पर, और गुणा करूंगा तो प्लस का 6 आएगा। तो इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, x² माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6 बराबर क्या कर सकता हूँ, 0 कर सकता हूँ। फिर इसमें से x कॉमन ले सकता हूँ, x - 3 आएगा यहाँ पर, -2 कॉमन ले सकता हूँ, x - 3 आएगा यहाँ पर, और बराबर 0। फिर कॉमन ले सकते हैं, x - 3 फिर कॉमन आ गया हमारे पास, और दूसरे कोष्टक में क्या आ गया, x - 2 आ गया। तो मतलब ये निकला हमारे पास कि एक जब x - 3 = 0 करेंगे हम, तो हमारे पास में x का मान 3 आ जाएगा, और जब x - 2 = 0 करेंगे आप, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम समीकरण को सॉल्व करते हैं और इसके मान निकालते हैं हम। अब देखो, इसमें बराबर चिन्ह नहीं होता है इसके अंदर, तो ये कहलाता है व्यंजक, पॉलिनोमियल। लेकिन हमारे पास में अब बराबर चिन्ह आ गया, तो जिस सवाल समीकरण के अंदर जिस पॉलिनोमियल बराबर में आपको संख्या दे रखी हो, बराबर 0 दे रखा हो, वो कहलाती है इक्वेशन, समीकरण। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि भाई x के मान एक तो 3 आ गया, इसमें 2 आ गया। तो जो x के मान होते हैं ना, उनको कहते हैं x के मूल। यानी यहाँ पर कितने मूल आए, इसके 2 मूल आए। तो इसका मतलब किसी भी द्विघात समीकरण के अंदर हमारे पास क्या आएंगे, 2 मूल आएंगे यहाँ पर, 2 रूट्स कहते हैं इसको हम, 2 रूट्स। क्या कहते हैं इसको, 2 रूट्स कहते हैं इसको, 2 मूल आएंगे यहाँ पर। और मूल आ चुके हमारे पास 3 और 2। तो ध्यान रखना है कि जो x के मान होते हैं उन्हीं को मूल कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी द्विघात समीकरण कितने मूल हो सकते हैं, 2 मूल हो सकते हैं यहाँ पर। तो अब इसको एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप, एक सॉल्व करने का तरीका तो यह है। और एक ध्यान हो तो हमारे पास में एक सूत्र होता था जिसको कहते थे श्रीधराचार्य सूत्र। किसी भी द्विघात समीकरण में x का मान निकालने के लिए, अगर वो x² के अंदर इक्वेशन दे रखी है आपको, तो x का मान निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। वो क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये तो उतार होगा आपने, उतार लीजिए, इंडिकेट कर लो इसको। तो x के जो मान आ रहे हैं तुम्हारे पास में, वो x के क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। तो इसका मतलब इसके मूल हो गए 3 और 2, ठीक है ना। इसी एग्जाम्पल से और समझते हैं। देखो हम, जैसे मान लो हमारे पास ये खंड करने की विधि नहीं होती, अगर मैं इसको खंड नहीं कर पाता तो मैं कैसे करता सॉल्व इसको फिर। तो भैया मेरे पास में एक सूत्र होता है, x बराबर b², x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस में 4ac बटे 2a, ये होता है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आपकी ये सूत्र हमारे पास में कैसे आया, b कौन है, a कौन है।
अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर साथ जो होता है वो ए होता है, एक्स स्क्वायर साथ जो होता है ए होता है, तो यहाँ पर देखो ए का मान एक आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर साथ कोई नहीं है, एक्स साथ जो होता है वो बी होता है, तो यहाँ पर बताओ बी की वैल्यू क्या गई, यहाँ पर -5 आ गई यहाँ पर, और जो कांस्टेंट रहता है वो सी रहता है, सी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 6 आ गई। तो आप देखो इसको सोल्व करके देखते हैं, इसको इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं हम। देखो प्लस माइनस लगाया मैंने इसको, और इसको एक बार प्लस का लूंगा तो एक माना जाएगा, माइनस लूंगा दूसरा माना जाएगा। तो इसको कहते हैं हम एक्स की वैल्यू निकालने का श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य कह सकते हैं इसको, इसको श्रीधर आचार्य भी कह सकते हैं हम, श्रीधर आचार्य, श्रीधर आचार्य सूत्र है ये, और अगर कंबाइन करते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र कहते हैं इसको। अब इसमें देखो वैल्यू पुट करता हूं मैं, अगर मैं बी की जगह पर देखो -5 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये 5 आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब देखो 25 हो जाएगा, -4ac का मतलब क्या हो जाएगा, -4ac मतलब 4 इंटू ए का मतलब 1 है, सी का मतलब 6 है, ये अंदर ही आ रहा है, बटे कितना होता है 2, एक मतलब 2 इंटू 1 होता है। अब देखते हैं, देखो 25 माइनस में देखो 24 आ रहा है अंदर, तो 1 बचेगा, और 1 का मतलब हमारे पास में 1 ही आ जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। इसका मतलब 5 प्लस माइनस में 1 बटे कितना आ गया, 2 आ गया। जब आप इसको प्लस कर लेंगे तो 6 बटे 2 3 उत्तर आ जाएगा, जब आप इसको माइनस कर लेंगे 4 आएगा, 2 उत्तर आ जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों हमारे पास में मूल यहाँ पर डायरेक्ट आ चुके हैं, कोई खंड करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये कहलाता है हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब इसमें समझने की बात है, देखो ये जो है हमारे पास ये वाला, ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको विभेदक कहते हैं हम। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये प्लस माइनस का मतलब 2 पार्ट होते हैं इसके, एक बार प्लस का लेते हैं, एक बार किसका लेते हैं, माइनस का लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। अब इसके माध्यम से हम इसकी मूलों की प्रकृति समझने वाले हैं हम। ये तो बात क्लियर हो गई ना, श्रीधराचार्य से ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम, और यदि खंड हो रहे हो आराम से तो खंड करके निकाल सकते हैं हम। तो ये हमारे पास में इसकी विधि हो गई। इसके बाद में आपको इसी से और समझाता हूँ। अब ये ध्यान रखेंगे आप कि एक्स स्क्वायर साथ जो होता है वो ए होता है, एक्स साथ जो होता है वो बी होता है, और कांस्टेंट जो होता है सी होता है, और इस सूत्र के अंदर हम पुट कर देंगे। अब मैं इस सूत्र पर ध्यान देंगे आप, इसके माध्यम से मैं कुछ समझाने वाला हूँ आपको। जैसे मान लो आपने लिखा भाई x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है 2a होता है, ठीक है। अब ये कोई समीकरण हमारे पास में है, पता नहीं उसके मूल क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम एक मूल मान लेते हैं एल्फा है और एक मूल मान लेते हैं बीटा है। तो एल्फा की वैल्यू लेते हैं प्लस में, तो एल्फा मतलब -b प्लस बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन 2a कर देते हैं, और बीटा को मान लेते हैं हम -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या कर देते हैं 2a कर देते हैं। एक में प्लस का ले लिया, एक माइनस ले लेते, एक हमारे पास एल्फा मूल मान लिया, एक बीटा मान लिया। एल्फा और बीटा वो 3 और 2 वाले मान है हमारे पास, तो इन मूलों को हम एल्फा बीटा के नाम से लिख लेते हैं कि माना इस समीकरण की वैल्यू जो हमारे पास जो समीकरण दे रखी थी मैंने आपको, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये कोई हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसका जो वैल्यू हमारे पास में वो एक्स का निकालने का ये है, इसमें एक मूल एल्फा मान लिया, दूसरा बीटा मान लिया। अब आप ध्यान से देखो, पहली कंडीशन मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूं मैं, कि यदि हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0 हो जाए, अगर ये पार्ट हमारा 0 हो गया और ये पार्ट भी 0 हो गया, तो इसका मतलब एल्फा की वैल्यू क्या आएगी, एल्फा की वैल्यू आएगी हमारे पास -b/2a, और बीटा की वैल्यू भी क्या आएगी बताओ, -b/2a। इसका मतलब ये निकला कि जब हमारे पास में किसी भी सवाल के अंदर ये दे रखा होगा कि दोनों मूल समान हैं, तो इसका मतलब ये कन्फर्म होगा कि दोनों मूल समान तभी होते हैं हमारे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0 होता है। तो कई बार क्या करता है कि इसके अंदर हमारे पास में कोई चीज़ अननोन कर देता है, वो अननोन करके वो कह देता है सवाल के अंदर भाई हमारे पास में दोनों मूल सेम है, तो बताओ उसका मान क्या आएगा। तो वहाँ पर ध्यान रखना होगा हमको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या करना है, हमको 0 करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 जब होता है तो दोनों रूट्स क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, दोनों मूल समान हो जाते हैं। ये बिल्कुल प्रूफ हो रहा है बात यहाँ से। जब इसको 0 कर देंगे तो ये आपका -b/2a -b/2a आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, बिल्कुल आ रहा है। इसके बाद में दूसरी बात, इसका मतलब हुआ कि दोनों मूल क्या होते हैं यहाँ पर समान। ये बात क्लियर हो गई, पहला पॉइंट क्लियर हो गया एकदम। दूसरी बात करता हूं मैं। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास अभी जो सॉल्व कर रहे थे सवाल को हम, तो ये हमारे पास 25 - 24 आया था, इसकी वैल्यू फिर 1 रह गई थी, एक का वर्गमूल हमारे पास में 1 आ गया था, और फिर हमने सॉल्व किया उसके तो हमारे पास मान पूरे आ रहे थे। लेकिन अगर इसके अंदर हमारे पास में कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसका रूट निकले ही नहीं,
अगर रूट नहीं निकलेगा तो फिर हमारे पास में रूट में आंसर आएगा, और रूट में जब आंसर आएगा तो इसका मतलब वो मूल आपके आप समान नहीं आएंगे, मूल आपके अलग अलग आएंगे, और जब अलग अलग आएंगे तो हमारे पास में वो परमे भी हो सकते हैं, परमे भी हो सकते हैं। तो अब मैं दूसरी बात करता हूँ। दूसरी बात क्या करता हूँ, पहली बात हमारी हो चुकी है, दूसरी बात करता हूँ मैं अब सेकेंड बात, कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो मतलब होता है धनात्मक हो, यानी इसकी वैल्यू अंदर की साइड में जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या है, ये पॉजिटिव आना चाहिए अगर धनात्मक हो, और तथा पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। पूर्ण वर्ग का मतलब है कि इसका मान पूरा पूरा निकलना चाहिए। जब पूरा पूरा निकल जाएगा मान, तो हमारे पास में जो वैल्यू आएंगी दोनों रूटों की वो अलग अलग तो आएंगी, समान तो नहीं आएंगी। तो दोनों मूल कैसे आएंगे आपके, अलग अलग आएंगे। दोनों मूल कैसे आएंगे बताओ, अलग अलग, अलग अलग यानी डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, तथा परमेय होंगे, वास्तविक भी कह सकते हैं, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, रियल होंगे। तो मतलब क्या निकला कि इफ वी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, इन दैट कंडीशन द रूट्स आर डिफरेंट एंड रेशनल एंड रियल। ये कह सकते हैं हम कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक होगा हमारे पास में, लेकिन वो पूर्ण वर्ग होगा, तो हमारे पास दोनों जो मूल आएंगे अलग अलग तो आएंगे, लेकिन वो कैसे होंगे हमारे पास में, परमेय होंगे। परमेय मतलब होता है कि भाई रूट में नहीं आएंगे हमारे पास, चवली बटे में आ जाएं, चवली 3/2 5/2 आ जाएं, लेकिन हमारे पास में रूट के अंदर वैल्यू नहीं आएगी, तो उसको कहते हैं परमेय आएंगे। और वास्तविक सब होते ही हैं, यानी सब संख्या हमारे पास में चाहे परमेय हो, अपरमेय हो, प्राकृत हो, भाई काल्पनिक संख्याओं के अलावा सब हमारे पास क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक कह सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट याद करते हैं, अगर ये पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, थर्ड पॉइंट, पूर्ण वर्ग नहीं हो। अगर पूर्ण वर्ग नहीं हो तो क्या होगा, इसका मतलब है कि जैसे मान लो हमारे पास में अंदर की साइड में 5 बच गया, और 5 बच गया तो 5 का रूट पूरा पूरा नहीं निकलता है। जब 5 का रूट पूरा पूरा नहीं निकलता है तो इसका मतलब वो संख्या जो आती है जिनके पूरे पूरे वर्गमूल नहीं निकलते, घनमूल नहीं निकलते, वे संख्याएं कहलाती हैं आपकी अपरमेय संख्याएं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक तो होगा, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो दोनों मूल आपके अलग अलग तो आएंगे, लेकिन यहाँ परमेय नहीं आएंगे, बस वो आएंगे आपके अपरमेय, अपरमेय आएंगे, और वास्तविक तो होंगे ही हमारे पास में। ये हमारा तीसरा पॉइंट याद रखना है हमको, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ पर, चलिए और आगे बढ़ता हूँ चौथे पॉइंट की तरफ। सपोज करो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, इसका मतलब होता है ऋणात्मक। और इस प्रकार से मान लो माइनस में 5 आ गया, इस प्रकार से अंदर की साइड में अगर ये माइनस में 5 आएगा, तो ये संख्या हमारी जो आती है यहाँ पर, ये हमारी काल्पनिक संख्या कहलाती हैं, इमेजनरी नंबर कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे साहब, अगर ऋणात्मक हो तो दोनों मूल आपके अलग अलग, दोनों मूल कैसे आएंगे, अलग अलग तो आएंगे ही, तथा काल्पनिक होंगे। अब ये वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे, ये ध्यान रखना है। और इस बी स्क्वायर माइनस 4 को हम शॉर्ट में देखो डी भी लिखते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट कहते हैं इसको हम। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कई बार क्या करते हैं हम, डी भी लिखते हैं इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट या विभेदक, ठीक है ना, या विभक्ति कर, कई नाम दे सकते हैं इसके हम। तो इसका मेल खेल हो रहा है इसके अंदर कि यदि हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास में क्या हो, जीरो आ जाए, फिर तो दोनों मूल समान हो जाएंगे। और जीरो नहीं आता है, धनात्मक आता है लेकिन पूर्ण वर्ग आता है, तो दोनों मूल अलग अलग आएंगे, परमेय आएंगे, ठीक है ना। और यदि आपके पास में यहाँ पर पूर्ण वर्ग नहीं आता है तो वो क्या आएंगे, अपरमेय आएंगे, वास्तविक तो दोनों होंगे ही। लेकिन अगर ये हमारे पास में क्या गया, ऋणात्मक आ गया, तो उस कंडीशन के अंदर आपके दोनों मूल कैसे आएंगे बताओ, काल्पनिक आएंगे। 4 प्रकृति आपको याद रखनी है यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर मूलों के योग की, और मूलों के गुणनफल की, और मूलों के अंतर की। अब आप देखिए हमारे पास दोनों मूल सामने बैठे हैं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो ध्यान से देखो, मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये प्लस का है माइनस का है, तो ये खत्म हो जाएगा। जब ये प्लस का है माइनस का खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा, इसको कहते हैं मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ माइनस b/2 बचेगा, और यहाँ भी माइनस b/2 बचेगा हमारे पास।
तो इसका मतलब 2a लघुत्तम आ जाएगा और माइनस बी, तो इसका मतलब माइनस 2b अपॉन 2a आ गया, तो इसका मतलब माइनस b अपॉन a आ गया। अब ये डायरेक्ट याद करेंगे हम कि यदि हमारे पास में मूलों का योग पूछ रहा है तो मूलों के योग का सूत्र बन जाएगा हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन a, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, मूलों का योगफल आ जाएगा, ध्यान रखेंगे अपन। अब यदि मूलों का गुणनफल चाहता हूं मैं, अगर मैं गुणनफल चाहता हूं तो इसका गुणा करना पड़ेगा हमको, वो भी निकाल देता हूं। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा चाहिए हमको। अब जब अल्फा इंटू बीटा चाहिए तो इसको इससे इंटू करना है हमको, तो ये दोनों जगह सेम है, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये कह सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब ए प्लस बी का ए माइनस बी से गुणा करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस क्या आता है, बी स्क्वायर आता है, तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर, और माइनस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो देखो रूट रूट के अंदर है, दोनों सेम है यहाँ पर, तो रूट खत्म हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 4ac अपॉन क्या आ जाएगा बताओ 2a, यही आएगा। नहीं, इसका भी 4a बन जाएगा, 4a स्क्वायर, गुना कर रहे हैं ना दोनों को हम। ध्यान से देखो, ये दिमाग में रखो, ये a है, a प्लस बी, ए माइनस बी, जब a प्लस बी का ए माइनस बी से गुणा करते तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, तो ए स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर। तो और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो माइनस इसको इससे इंटू करेंगे तो ये देखो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, दोनों सेम संख्या है, लेकिन जब माइनस आएगा तो देखो अंदर प्लस माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, और बटे क्या आएगा, इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये 4a स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो क्या बचा है इसमें, ये तो कटी गया, यहाँ पर 4 से 4 भी कट जाएगा, तो ये देखो ए स्क्वायर से कट जाएगा, तो सी अपॉन ए बचेगा ये। तो इसका मतलब है सीधे याद रखेंगे हम कि यदि आपको मूलों का गुणनफल चाहिए तो मूलों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, ये हमको ध्यान रखना है। कई बार आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है वो, यदि मूलों का डिफरेंस करना हो तो डिफरेंस भी बात करते हैं। देखो यहाँ पर अभी जोड़ की बात तो कर ली थी हमने, जब इन दोनों को आपस में घटाएंगे हम, घटाएंगे देखो नीचे तो सेम संख्या है, यहाँ पर घटा के भी देख लेता हूँ मैं, इधर देख लेता हूँ घटा करके, कि यदि मूलों का अंतर पूछता है वो डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो यहाँ पर देखो अल्फा माइनस बीटा की बात कर रहे हैं हम। जब आप देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये देखो ये तो सेम है, इसमें इसको घटाएंगे तो देखो ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, यानी माइनस बी, और जब ये प्लस बन जाएगा तो इससे कट जाएगा, और ये माइनस फिर प्लस बन जाएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब ये 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बताओ, 4ac आ जाएगा। भाई इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये खत्म हो जाएगा, ये आपका प्लस बन जाएगा तो 2 बन जाएगा, और नीचे बताओ क्या इसमें कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये 2 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा जो आ रहा है तुम्हारे पास वो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बताओ क्या आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, बिल्कुल आ रहा है। तो ये डायरेक्ट ध्यान रखेंगे हम कि कई बार वो मूलों का अंतर ही पूछेगा हमसे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या आएगा, ए आएगा। अब मैं दोबारा से लिखता हूँ सबको, इनको समरी देख देते हैं अभी इसमें, कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास में अल्फा बीटा हमारे पास मूल होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग ध्यान रखना है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा मूलों गुणनफल ध्यान रखना है आपको सी अपॉन ए, और अल्फा माइनस बीटा ध्यान रखना है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, ये ध्यान रखना है। ये तीन चीज आपको याद करनी है, मूलों की प्रकृति याद करनी है, ये हमको ध्यान रखना है। ये पूरा सॉल्व करके निकाल दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। ये कब की बात है, जब हमारे पास में दुगासमणी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 होती है, तब की बात है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि उल्टा पूछ लेता है हमसे, भाई अभी आपने मूल निकाले, वो ये कह सकता है मूल देकर के समीकरण पूछ सकता है, तो ये भी नोट कर लो, यदि किसी ने मूल दे रखे हो आपको और समीकरण पूछ रहा हो तो आप लिखें यदि दोनों मूल देकर समीकरण पूछी जाए या दोनों मूल पते हों, दोनों मूल देकर नहीं, एक मूल दे सकता है तो हम खुद से सोच सकते हैं, दोनों मूलों से समीकरण अगर निकालनी हो आपको, ज्ञात करनी है हमको, तो कैसे करेंगे हम ज्ञात,
तो ये आप बिल्कुल सिंपल सा सूत्र लिख लें इसका भी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा मतलब मूलों गुणनफल बराबर क्या है 0। आप इस समीकरण को ध्यान रखेंगे और सीधा इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम कुछ कंडीशनल कंडीशनों पर। कुछ चीज़ ऐसी होती है कि आपने इसमें कंडीशन देखी और तुरंत आंसर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। कई बार ऐसी हमारे पास कंडीशंस आती हैं। अब जैसे मान लो आपको मैंने दोनों मूल दिए, फिर समीकरण पूछा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास में ऐसे मूल देता है वो कि यदि एक मूल दे रखा है आपको a प्लस या 2 प्लस रूट 5 दे रखा है आपको, ये कहते हैं भाई 2 प्लस रूट 5 एक मूल है, तो बताइए उसकी समीकरण क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 प्लस रूट 5 है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला मान दे रखा है ना इसने। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला मान रूट 5 दे रखा है तो हम जानते हैं कि ये एक बार प्लस का होता है एक बार माइनस का होता है, तो इसका कंजुगेट निकाल सकते हैं हम। तो आपको ध्यान क्या रखना है अब कि यदि किसी समीकरण का द्विघात समीकरण का एक मूल इस प्रकार से रखा हो, a प्लस रूट भी दे रखा हो, इसको मैं a प्लस रूट भी कह सकता हूँ, a प्लस रूट भी हो, तो दूसरा मूल आपको अपने मन से a माइनस रूट भी लेना है, ये हमको ध्यान रखना है। ये इसका कंजुगेट है, ये इसका संयोग भी है, यहाँ प्लस का है तो माइनस लेना है, माइनस का तो प्लस लेना है, फिर समीकरण निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ मैं थोड़ा सा कंडीशनों पर। जैसे मान लीजिए हमारे पास में समीकरण थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारी एक द्विघात समीकरण होती है। एग्जाम्पल एक साथ में लिख लेता हूँ मैं। यहाँ जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 बराबर 0, इस प्रकार से मैंने इक्वेशन में लिख ली साथ में। लेकिन अभी बात करते हैं हम कि यदि हमारे पास में इसके नोट डाल सकते हैं आप कि यदि a बराबर अगर 0 हो, अगर a बराबर यहाँ पर 0 आ जाए तो पहली कंडीशन डालो आप कि यदि a बराबर क्या हो यहाँ पर 0, तो इसका मतलब है कि मूलों को परिभाषित हम नहीं कर सकते। भाई यदि हमारे पास में कंडीशन डाल दें यदि a बराबर क्या हो 0 हो तो मूल कैसा होगा, अपरिभाषित हो जाएगा हमारे पास, एक मूल अपरिभाषित हो जाएगा। अब जैसे मान लो इसमें एक वैल्यू 0 कर दी हमने तो x का मान 1 तो आ जाएगा यहाँ पर। अब जैसे मान लो इसको मैं 0 कर देता हूँ, देखो यदि मैंने a की वैल्यू यहाँ पर a का मान 0 कर दिया तो खत्म हो जाएगा ये, तो माइनस 5x प्लस में 6 बराबर 0 आ जाएगा। तो इसको उधर ले जाओ, 6 बराबर 5x आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 6/5 आ जाएगा ना। इसका मतलब एक ही मूल तो आया, इसका मतलब दूसरा मूल नहीं निकाल सकते हम। तो ऐसी कंडीशन जब हमारे पास में a बराबर 0 होगा तो उसमें हमारा एक मूल निकल जाएगा, लेकिन दूसरा मूल क्या होगा डिफाइन नहीं कर सकते हम, और उसको कहते हैं अपरिभाषित। अगर a बराबर 0 हो तो एक मूल क्या हो जाएगा हमारे पास, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित होगा, ये हमको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम दूसरी कंडीशन नंबर 2। सपोज करो कि b बराबर 0 आ जाए, b बराबर 0। अगर b बराबर अगर 0 आ गया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो ये हुआ, अगर मैं यहाँ पर b बराबर 0 कर देता हूँ तो इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ से जब ये खत्म हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में 6 बराबर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 6 बराबर 0 बचेगा, या एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचेगा -6 बचेगा, और एक्स बराबर हम निकालेंगे इसका मतलब रूट में निकालेंगे, इसको हम -6 का रूट निकालेंगे हम। और यदि कोई संख्या ऐसी आ जाए तो हमारे पास 9 आ जाए, जैसे मान लो हमारे पास में कोई दूसरे समीकरण ले लेते हैं हम यहाँ पर, उससे ज़्यादा समझ आएगा हमको। जैसे मान लो मैंने कहा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 9 बराबर 0 ऐसे दे दिया, या प्लस में 6 माइनस कर देता हूँ, इसको मैं 8 कर देता हूँ 16, चलो कोई बात नहीं, कोई भी ले सकते हैं हम, ये ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो b बराबर मैं 0 कर रहा हूँ, और b बराबर 0 मतलब बीच वाला खत्म हो जाएगा, और जब बीच वाला खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब इसके जो मूल होंगे वो परिमाण में तो बराबर होंगे, लेकिन चिन्ह हमारा विपरीत हो जाएगा यहाँ पर। जैसे मान लो हमें यही दे दी मैंने आपको, यहाँ पर इसको माइनस कर दिया, यहाँ पर ये प्लस कर दिया, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर इसको -x कर देता हूँ, चलो ऐसे कर दिया इसको। अब आप देखो मैंने इसको 0 कर दिया यहाँ पर, जब इसको 0 कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस में 6 बराबर 0, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इससे मतलब नहीं, यही ले हम 6 जगह x का मान निकालूंगा, इसका रूट लेना पड़ेगा,
और जब रूट लेंगे तो ये एक बार प्लस का आएगा माइनस का आएगा। इसका मतलब ये प्लस की रूट से आ सकता है, माइनस का रूट से आ सकता है। मतलब मूलों की जो हमारे पास में संख्यात्मक वैल्यू वो तो सेम है, लेकिन चिन्ह आपका क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, इसमें डिफरेंट आ रहा है। तो क्या ध्यान रखना है हमको कि जब b बराबर क्या हो, 0 हो, जब b बराबर 0 होगा तो इसके मूल जो परिमाण में तो बराबर होंगे लेकिन चिन्ह विपरीत हो जाएगा। मूलों का जो संख्यात्मक मान होगा बराबर होगा, इसको कहते हैं परिमाण में बराबर, लेकिन चिन्ह लगाएंगे तुम्हारे पास, चिन्ह अलग अलग होंगे। मतलब एक प्लस का होगा, दूसरा किसका, माइनस का होगा। ये ध्यान रखना। ये मेन जो मूलों की प्रकृति है ना, ये जो कंडीशंस है वही मेन है, सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी हमको। लेकिन ये हमको ध्यान रखना है भाई, अगर हमारे पास में इस प्रकार से कोई इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, और इस प्रकार से इक्वेशन में b बराबर 0 दे रखा है आपको, तो इसका मतलब कि उसके जो दोनों मूल आएंगे हमारे पास वो संख्यात्मक दृष्टि से आपको सेम दिखेंगे, लेकिन चिन्ह उनका दोनों का अलग हुआ। जब एक्स स्क्वायर बराबर होता है तो प्लस माइनस आता है ना, यहाँ पर एक वैल्यू प्लस की होगी, माइनस की होगी, तो इसका मतलब चिन्ह आपका यहाँ पर डिफरेंट होगा, अलग होगा। अब बात करते हैं सी बराबर 0 की। हम यदि हमारे पास में तीसरी कंडीशन आती है सी बराबर 0 हो, सी बराबर 0। अब आप ध्यान से देखो, जब सी बराबर अगर 0 आ जाएगा इसके अंदर, तो बताओ इसका एक मूल क्या हो जाएगा। भाई मैं सी बराबर 0 कर देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इसको 0 कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, अब देखो ये तो 0 हो गया, तो बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल, इस प्रकार सवाल है। तो देखो x कॉमन लेंगे यहाँ से हम, एक x माइनस 5 आ जाएगा, तो एक तो आएगी x बराबर 0, और इससे x बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया बिल्कुल कि जिस सवाल में c का मान 0 होगा उसका एक मूल कन्फर्म हो गया, उसका एक मूल हमारा 0 आना ही है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे हम, जब c बराबर 0 होगा तो उसका एक मूल, उसका एक मूल क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 होगा। ये हमको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबको नोट कर चलें आप। जब a बराबर 0 हुआ तो एक मूल हमारा नॉन डिफाइन हो गया, जब b बराबर 0 हुआ तो हमारे पास में दोनों वैल्यू अलग आई, चिन्ह के हिसाब से संख्यात्मक मान वही रहेगा। और जब c बराबर 0 होगा तो उसका एक मूल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। दूसरा मूल कुछ भी आ सकता है समीकरण हिसाब से, लेकिन एक मूल फिक्स हो गया, उसमें क्या आता है, 0 आता है। इसके बाद में हम चौथी बात करते हैं। अब चौथी बात में अगर सपोज करो कि a की वैल्यू भी 0 आ जाए और b की वैल्यू भी 0 आ जाए, सपोज करो कि a बराबर b बराबर 0, दोनों ही 0 आ गए, अगर हमारे पास में a और b 0 आ गया तो फिर तो कोई सवाल आंसर ही निकलेगा। जब ये भी खत्म तो c बराबर 0 रह गया, तो c से x का मान थोड़ी निकला। तो आप ध्यान रखेंगे कि चौथा पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, कि यदि a बराबर 0 b बराबर 0 तो दोनों मूल अपरिभाषित, दोनों मूल डिफाइन नहीं कर सकते आप। अपरिभाषित का मतलब डिफाइन नहीं कर सकते, ये चौथा पॉइंट हो गया। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक। इसके बाद पांचवें पॉइंट की बात करते हैं हम। अब मैंने a बराबर 0 b बराबर 0 ले लिया, इसके बाद में हम ऐसा करते हैं b और c को 0 ले लेते हैं। अब मैं b और c को 0 लेता हूँ, जब b भी 0 c भी 0, जब देखो ध्यान से कि ये भी खत्म ये भी खत्म, तो ax स्क्वायर बराबर 0 आएगा ना, और जब एक्स स्क्वायर बराबर 0 आएगा तो इसका मतलब ये भी 0 में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 आ गया। और जब एक्स स्क्वायर बराबर 0 आया तो इसका मतलब x के दोनों मूल ही 0 आएंगे। फिर इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारे पास में b का मान 0 c का मान 0 होगा तो उसके दोनों मूल कैसे होंगे, शून्य होंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, दोनों मूल कहेंगे 0 0 होंगे। अब ये शर्तें लिखी आती है सवाल के अंदर, तब हमको डायरेक्ट आंसर देना पड़ता है। ये हमारी प्रक्रिया चल रही है। 5 पॉइंट हो चुके हैं तुम्हारे पास में। इसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए छठा पॉइंट लेता हूं मैं, 6 पॉइंट। a बराबर 0 की बात हो गई, b बराबर 0 बात हो गई, c की 0 हो गई, a भी 0 हो गया, b से 0 हो गया। अब बात करते हैं कि यदि हमारे पास में a और c बराबर हों, यानी a बराबर c आ जाए, जो a हो वही c हो, तो एग्जाम्पल लेता हूं मैं कोई। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया कि भाई 2x स्क्वायर माइनस में 4x
या इसको 3x कर दूँ और प्लस में 2 या माइनस में 2 कर देता हूँ बराबर 0। ऐसे मैंने दे दिया। देखो अब एक ही जगह भी 2 आ रहा है और सी की जगह भी 2 आ रहा है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो 2 दूनी 4 के खंड ऐसे करो 3 मिल जाए, मैं तो 2x² माइनस में 4x कर सकता हूँ, प्लस में x कर सकता हूँ, माइनस में 2 कर सकता हूँ, बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ 2x कॉमन आएगा हमारे पास में, तो x - 2 आ जाएगा। यहाँ प्लस में 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ x - 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब फिर कॉमन आ गया, एक तो x - 2 आ गया और एक 2x + 1 आ गया, ये बराबर 0 आ गया। इसका मतलब इसको मैं 0 बराबर पुट करूँगा, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर देखो 2 आ गया। और जब मैं 2x + 1 बराबर 0 पुट करूँगा तो 2x बराबर -1 आएगा, इसलिए x बराबर क्या आएगा फिर माइनस में 1/2 आ जाएगा। ये आ गया देखो आप पास। इसका मतलब एक वैल्यू हमारे पास में 2 आई, एक -1/2 आई। एक वैल्यू हमारे पास क्या आई 2 और एक क्या आई माइनस में 1/2। और चेक कर लो मिस्टेक तो नहीं कहीं। इसका मतलब 2x² मतलब देखो इसमें हमने लिया -4, तो देखो -4 का मतलब -4 ही आ रहा है गुणनफल तो, और -4 + 3 ही आ गया हमारे पास। 2x कॉमन लिया तो x - 2 हो गया, यहाँ +1 कॉमन लिया बिल्कुल ठीक है, x - 2 आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास में एक वैल्यू आ रही है यहाँ पर कितनी, x बराबर 2 आ रही है। और दूसरा मूल क्या रहा है इसके अंदर बताओ, हमारे पास में दूसरा मूल आ रहा है इसका व्युत्क्रम आ रहा है, लेकिन इसमें देखो नेगेटिव आ रहा है, इसमें a बराबर c लिया मैंने यहाँ पर। तो अच्छा a बराबर -c ले लिया मैंने यार, कोई बात नहीं, देखो इसको -c कर देता हूँ। अब देखो c की वैल्यू देखो माइनस ले ली मैंने यहाँ पर, पहले a बराबर -c कर लिया मैंने, तो ध्यान रखो a बराबर -c ले लिया मैंने। अगर मैं यहाँ प्लस का ही 2 लेता ना तो a बराबर c कहलाता वो, अब मैं यहाँ माइनस का ले गया इसको, तो इसका a बराबर -c हो गया। तो जब a बराबर -c हुआ तो क्या होगा, तो दोनों मूल देखो एक दूसरे के व्युत्क्रम आ रही है, 2 है ये 1/2 है, इसका मतलब दोनों मूल एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। तो ये कह सकते हैं दोनों मूल एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक दूसरे के व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होंगे, तथा ऐसा कर सकते हैं जब व्युत्क्रम होंगे तथा एक मूल दूसरे का क्या होगा, ऋणात्मक व्युत्क्रम होगा। एक मूल दूसरे का ऋणात्मक व्युत्क्रम कह सकते हैं, हमको ऋणात्मक व्युत्क्रम होगा, ऋणात्मक व्युत्क्रम होगा। एक मूल कह दो इसको, एक मूल दूसरे का, एक मूल दूसरे मूल का, दूसरे मूल का ऋणात्मक व्युत्क्रम होगा जब a बराबर क्या हो, -c हो। अब मैं कहता हूँ a बराबर c की बात करता हूँ मैं, अब अभी मैंने -c ले लिया इसमें, इसके बाद में सातवीं बात करता हूँ, a बराबर c हो। जब a बराबर यहाँ पर c होता, जैसे प्लस का होता है यहाँ पर, देखो अभी देखो 4 हमारे पास प्लस का आ गया ना। अब देखो यहाँ पर 3 माइनस चाहिए मेरे को, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस का 4 कर दूं, इसको प्लस कर लेता हूँ, इसको प्लस कर दिया, इसको देखो माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर माइनस कर दिया, देखना सही है क्या। अच्छा यहाँ -2 करना पड़ेगा, -x। चलो और कोई एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने लिया एग्जाम्पल कोई भी 3x² प्लस में 6x प्लस में 3 बराबर 0, ये ले लिया। तो देखो 3 3 9 हो गया ना, 9 खंड करोगे भाई 6 मिल जाए, तो मैं तो 3x² प्लस में 3x प्लस में 3x प्लस में 3 बराबर 0 ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ 3x कॉमन लेंगे आप तो ये x + 3 बन जाएगा। और यहाँ से देखो हमारे पास में क्या आ रहा है, इसको -6 कर सकता हूँ वैसे, तो मैं यहाँ -6 कर दूँ क्या, -6 कर देता हूँ इसको। तो देखो -6 करूँगा तो देखो -3 उससे भी आ जाएगा, जब भी कर रहे थे उससे भी आ जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा समझ में आएगा तुम्हारी में। ये -3 कॉमन ले लिया तो ये देखो, अच्छा इसको ही माइनस करना पड़ेगा फिर, 3 3 9 -3, अच्छा यहाँ भी माइनस का आएगा, ठीक है ये माइनस का आ गया। देखो 3x कॉमन लिया तो x - 1 कह सकता हूँ मैं इसको, ये 3x कॉमन लो तो x - 1, 3 तो कॉमन ही चला गया इसमें से यार, सब में से, तो इसको तो और सही कर लेता हूँ फिर। तो फिर तो इसका सेंस ही खत्म हो गया ना,
3 सब में जा रहा है तो 3 से भाग दिया तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x, थोड़ा हैंग हो रहा है, प्लस में 1, ऐसे कर लेते हैं। अब आप देखो ए की वैल्यू भी एक है, सी की वैल्यू भी एक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में एक्स प्लस 1 बराबर 0। इससे पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसमें x कॉमन लिया हमने तो ये x माइनस 1 आ गया, माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1 आ गया, और यदि हमारे पास में यहाँ पर x माइनस 1 आ गया तो दोनों मूल यहाँ पर क्या आ गया, सेम आ गए तो यार। तो इसमें एक कंडीशन और बन गई हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, तो ये देखो x बराबर 1 आ गया और यहाँ भी x बराबर क्या आएगा, 1 आ गया। तो एक का व्युत्क्रम तो एक ही होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इससे समझ में नहीं आया तुम्हारी में, तो एक एग्जांपल और ले सकते हैं यहाँ पर हम, एक्स स्क्वायर माइनस में, जैसे मान लो यहाँ 3 ले लेता हूँ यहाँ पर, या इसमें से 2 ले लेता हूँ, यहाँ में 2 ले लेता हूँ, 4 यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ देखो 3 ले लिया हमने, ये ठीक है। 2 दूनी 4 प्लस में 3, ऐस करके देखें, इससे मैचिंग बैठ रही हो देखो। उल्टा कर देता हूँ, जैसे मान लो एक मूल मेरे पास में 2 है, एक मूल एक बटे 2 है। अब देखो एक दूसरे व्युत्क्रम हो गए ना, तो इसमें क्या होता है, जब a बराबर c लेते हैं हम तो एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है। इसको हम चेक कर सकते हैं, जैसे एक मूल मैंने 2 लिया, 1/2 ले लिया, तो देखो 2 का 1/2 व्युत्क्रम हो गया ना। कुछ भी ले सकते हैं, 5 1/5 ले लो चाहे आप, चलो 5 1/5 ले लेता हूँ। अब हमारे पास समीकरण निकालनी है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 5 प्लस 1/5 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मतलब 1 आ जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। यही होता है ना। अब आप देखो यहाँ पर, देखो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 25 और एक 26/5 आ गया, इंटू क्या आ गया बताओ, एक्स आ गया, प्लस में 1 आ गया, बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो 5 से समय गुणा कर दो, तो 5 एक्स स्क्वायर माइनस में 26x प्लस में 5 बराबर 0। 5 से इसको गुणा कर दिया तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 से गुणा किया तो 5 खत्म हो गया, 26x आ गया, 5 से गुणा 5 आ गया। अब आप देखो ध्यान से, a बराबर c आ गया ना यहाँ पर। जब a बराबर c होता है तो दोनों मूल एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, चिन्ह बदलता है उसमें। a बराबर जब माइनस c होगा तो हमारे पास में यहाँ चिन्ह बदल जाएगा। तो जब a बराबर माइनस c होगा तो एक मूल दूसरे मूल क्या होगा, ऋणात्मक व्युत्क्रम होगा। लेकिन जब a बराबर c होगा तो एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम कहलाएगा केवल। तो ये हमारे पास प्रूव होगी बात। समीकरण अगर ये होती हमारे पास 5 और ये 5, तो a बराबर c दिख रहा है इसमें क्लियर, और इसके मूल ये थे देखो 5 1/5, ठीक है ना। तो ऐसे इसको चेक कर लो, उल्टा करो चाहे सीधा करो, मैंने मूल लेकर के समीकरण चेक कर लिया, चाहे समीकरण लेकर मूल चेक कर लो आप, बात वही है। तो ये 7वां पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में फिर 8वें पॉइंट की बात करता हूं मैं। 8वां पॉइंट क्या है, चलिए 8वां पॉइंट लेते हैं। अभी देखो a बराबर 0 की बात हो गई, b बराबर 0 की बात हो गई, c बराबर 0 की बात हो गई, a भी 0 देख लिया, b सी 0 देख लिया, अब a बराबर c देख लिया, a बराबर माइनस c देख लिया। सपोज कीजिए कि हमारे पास में अगर समीकरण ऐसी आती है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, 0 आ जाए। भाई ऐसा कोई समीकरण आ जाए, मान लो हमारे पास समीकरण तो वही थी भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हमारे पास दुगा समीकरण थी। इसमें जानते हैं भाई ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है यहाँ पर, तभी दुगा समीकरण बनेगी हमारी। तो ऐसी समीकरण आ जाए तुम्हारे पास में a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 0 हो तो एक मूल बिल्कुल इसमें फिक्स हो जाएगा। एक जो मूल आएगा इसके अंदर वो तो 1 हो जाएगा, तो एक मूल तो आ जाएगा इसमें क्या हमारे पास 1 होगा। और जो दूसरा मूल होगा यहाँ पर, दूसरा मूल क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में, c/a हो जाएगा। ये ध्यान रखना है हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास में नोट है।
कि जब किसी द्विघात समीकरण के अंदर आपको ABC एक संख्या दिख रही है, उनका टोटलिंग क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उसका उत्तर मतलब फिक्स है। कैसे? अब जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ कोई भी मैं, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर कि 3x² माइनस 5x प्लस में 2 बराबर 0, ये लिया। ध्यान से देखो, a बराबर यहाँ पर 3 है, b बराबर यहाँ पर -5 है और c बराबर यहाँ पर 2 है। तो आप देखो 5 प्लस के 5 माइनस के तो 0 आ गया ना। जब ये 0 आ गया तो इसका उत्तर तुरंत निकाल सकते हैं आप कि जब ऐसी कंडीशन होगी तो एक तो मूल आ जाएगा हमारे पास में 1, यानी एक तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 आने वाली है और एक x की वैल्यू आने वाली c/a, तो c मतलब यहाँ 2 है बटे 3, सीधा उत्तर, ये इसका उत्तर आएगा। अब आप चेक कर लो वाली खंड करके, इसके जब खंड करके चेक करेंगे तो भी आपका आंसर ये बैठेगा इसके अंतर्गत। ये हमको ध्यान रखना है, तो ये बहुत काम की चीज़ है ये। कई बार क्या होता है कि संख्या ऐसी आती है तुम्हारे पास में कि जिनकी टोटलिंग हमारे पास में 0 बैठती है। जैसे ये तो एक सिंपल सवाल दे दिया मैंने आपको, अगर मैं इसकी जगह पर ऐसा एक एग्जाम्पल देता है, यहाँ पर देखो, ये तो बात क्लियर हो गई ना कि a का मान 3 है, b का मान -5, c का मान 2 है, तो इसका मतलब a प्लस b प्लस c 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू एक तो 1 आएगी और एक 2/3 आएगी। अब इसको सॉल्व करके देखें आप तो भी वही आएगा। अभी चेक कर सकते हैं आप, 2 या 6 खंड ऐसे करो कि 5 मिल जाए, तो इसका मतलब है कि -5 मिल जाए तो माइनस का 6 और 1 प्लस का 1 ले सकते हैं हम, और आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास वही जो अभी आप चेक कर रहे थे। लेकिन अगर ये हमारे पास में सवाल क्या आता है, बीजगणित आ जाता है सवाल कई बार। जैसे मैंने बोला आपसे a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0, ऐसे आ गया। अब a माइनस बी x² प्लस b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0 दे दिया आपको। अब बताओ इसके मूल क्या होंगे। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा तुम्हारे पास, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर देखो इसके साथ में a आ रहा है ना, a माइनस बी, इस साथ में प्लस b माइनस सी आ रहा है, इस साथ में देखो c माइनस ए आ रहा है। अगर मैं इसको देख रहा हूँ सबको, तो b से b कट रहा है, c से कट रहा है, a से कट रहा है, इसका मतलब है कि a b और c तीनों की जो वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका एक मूल तो फिक्स हो गया। इसका मतलब इसमें x की वैल्यू एक तो 1 आने वाली है और एक x की वैल्यू आने c/a, तो c ये होता है और a ये होता है। इसका मतलब c माइनस ए ऊपर आएगा और a माइनस बी हमारे पास नीचे आएगा और सीधा उत्तर आ गया तुम्हारे पास। तो ऐसे ज़्यादा काम करेगा ये, संख्यात्मक सवाल आएगा फिर तुम पहले सॉल्व कर लेंगे इसको। तो इस प्रकार से आपको ये ईजी बन जाएगा सवाल, एकदम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं हम इसको, c/a, ठीक है ना। तो ये 8वां पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। इसके बाद में आगे वाले पॉइंट की बात करता हूँ। अगला पॉइंट मैंने आपको, देखिए जैसे मान लीजिए दिया 2 समीकरण लेते हैं। चलो ये तो बता ही चुका हूँ मैं आपके लिए भाई कि जब हमारे पास में एक मूल a प्लस रूट भी होगा तो दूसरा मूल a माइनस रूट भी होगा, ये हम चेक कर चुके हैं पहले ही। दूसरी बात कर चुके हैं, जब b² माइनस 4ac होगा तो दोनों मूल आपके समान आएंगे, ठीक है ना। चलो अगली बात करते हैं। अगर हमारे पास में सपोज कीजिए कि 2 समीकरण आ जाएं, जैसे मान लो एक तो आ जाए तुम्हारे पास में ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, एक तो ऐसे आ गई, a b c आ गया इसमें। अब मैं df ले लेता हूँ। चलो यदि हमारे पास में एक आ जाए dx² प्लस में ex प्लस में f बराबर 0, एक इस टाइप समीकरण आ गई तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो इसकी बात करते हैं हम। एक समीकरण ऐसे है, दूसरा समीकरण ऐसे है। अगर इसमें सपोज करो कि इनका जो एक मूल है वो ओवेनिस्ट है, इन दोनों का जो एक मूल है वो कहेगा आपके लिए एक मूल सपोज करो कॉमन है, ओवेनिस्ट हो, कॉमन हो, तो क्या करेंगे फिर। तो इसके अंदर जब एक मूल आपका ओवेनिस्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आपका, और उसको ओवेनिस्ट को सपोज करो अल्फा मान लेते हैं हम, एक मूल ओवेनिस्ट हो और वो अल्फा हो, ओवेनिस्ट मूल क्या हो, अल्फा हो, अल्फा हो। तो ऐसे सवाल देकर के वो ओवेनिस्ट मूल की बात करता है वो। अब वो 2 समीकरण दे दी इस प्रकार से और उसमें उसने कहते भाई एक ओवेनिस्ट मूल है, इसके अंदर कॉमन, इसके अंदर रूट्स है, उसकी वैल्यू बताइए आप। तो इस अल्फा का मान निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसके अंदर, तो आप लिख लें इसको कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्फा बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका AF माइनस DC अपॉन में लिखें इसमें BD माइनस AE।
AF माइनस DC अपॉन BD माइनस AE। देखो ध्यान से कि AF और CD की तुलना हो रही है यहाँ पर, और नीचे क्या हो रहा है, इन दोनों क्रॉस हो रहा है, इन दोनों का क्रॉस डिफरेंस है AF माइनस DC, और दूसरा कौन सा है AE माइनस, यानी को BD माइनस AE। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट इसके अंदर एक जो मूल हमारे पास में ओवेनेस्ट मूल होगा उसका मान यहाँ पर निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखें आप। कई बार क्या होता है कि दोनों मूल ही ओवेनेस्ट आ सकते हैं इसके अंदर, जब दोनों मूल ही ओवेनेस्ट आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो उस कंडीशन के अंदर वो भी नोट डालना है आप कि यदि इसको मैं मिटा दूं यहाँ से, सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, AF माइनस में CD ऊपर आने वाला है और AE माइनस में या BD माइनस में क्या AE नीचे आने वाला है। इसको लिया AF माइनस CD, तो BD माइनस क्या आ गया AE आ गया, तो ये हमारे पास में एक मूल आ गया। दूसरा कंडीशन, यदि दोनों मूल ओवेनेस्ट हों, अगर दोनों मूल ओवेनेस्ट हों, दोनों मूल क्या हों ओवेनेस्ट हों, कॉमन हों, ऐसी सवाल के अंदर, तो उसमें एक शर्त क्या मिलेगी आपको, तो ये सबका जो मल्टीपल है ना इनका, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, एक्स का मल्टीपल कांस्टेंट, तो A अपॉन डी बराबर B अपॉन E बराबर C अपॉन क्या हो जाएगा F हो जाएगा। इन सब का रेशो आपको सेम मिलेगा, मतलब इक्वेशन इसका मतलब वही है, बस उसका गुणन कर दिया उसने। इसका मतलब ये होता है कि A अपॉन डी B अपॉन C। अब ये आप जानते भाई यहाँ पर A इज नॉट इक्वल टू 0 रखना ही पड़ेगा हमको, और यहाँ पर आपको D इज नॉट इक्वल टू 0 रखना ही पड़ेगा, तभी समीकरण बनेगी हमारे पास में, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है इसे। तो ये हमारे मेन पॉइंट थे, मेन पॉइंटों को आज हमने डिस्कस किया है कि यदि हमारे पास में यहाँ पर A बराबर 0 होता है तो क्या होता है, B बराबर 0 तो क्या होता है, C बराबर 0 होता है तो क्या होता है, सारी कंडीशन आप पढ़ चुके हैं। जब A बराबर 0 होता है तो सबसे पहले कंडीशन बताई थी मैंने आपको, उसका जो एक मूल होता है वो क्या होता है, डिफाइन नहीं कर सकते आप। जब B बराबर 0 होता है तो क्या होता है, उसके अंदर मूलों का जो प्रमाण होता है नहीं, उनकी जो वैल्यू होती है उनकी सेम होती है, लेकिन चिन्ह उसमें विपरीत आता है। लेकिन जब C बराबर 0 होता है तो उसमें एक मूल फिक्स हो जाता है, उसका एक मूल क्या आता है 0 आता है। जब A और B दोनों ही 0 जाते हैं तो मूल निकाल नहीं सकते आप, वो हो जाता है अपरिभाषित। तो पूरी इक्वेशन के अंदर सब कुछ दे रखा है हमको, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर जो हमारे साथ सबसे ज़्यादा काम आती है वो आती है कि जब एक मूल दूसरे क्या हो व्युत्क्रम हो, इस प्रकार से समीकरण पूछता है वो, और व्युत्क्रम हो उस हिसाब से पूछता है। तो आज का सुबंत हम यही करेंगे और कल फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। ओके।